So this is basically we are going to cover about the advanced Excel course and we assume कि आप सब लोग Excel में काम करते हो, ठीक है, और उस हिसाब से आगे वर्किंग रहेगी। Just to add it कि not necessary कि आप लोग हमेशा Excel में ही काम कर रहे हो सकता है Google Docs पे आप लोग काम कर रहे हो, तो that also works same। कुछ ओपन सोर्स ओपन ऑफिस करके भी मिलते हैं, वो भी इसी तरह कुछ काम करेगा। 90 to 95% लगभग सबका काम सेम रहता है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बाकी जो पुराने सॉफ्टवेयर्स थे वो यूज़ नहीं किए होंगे, लाइक लोटस। एक्चुअली जो एक्सेल के पहले जो सॉफ्टवेयर चलता था दैट इज़ नोन एज लोटस। तो लोटस पहले डॉस बेस्ड सिस्टम्स पे चलता था, देन दैट इज़ मतलब उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आया जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ था। इन केस इफ़ यू डोंट हैव एक्सेल इट डजेंट मीन दैट यू कैन नॉट वर्क विद दिस पर्टिकुलर कमांड्स बिकॉज गूगल डॉक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली फ्री। तो आप गूगल डॉक्स में भी जाके ये सारा काम कर सकते हो अगर आपके सिस्टम पे ये नहीं है। एंड गूगल डॉक्स इज़ क्लाउड सॉल्यूशन, ठीक है। क्लाउड सॉल्यूशन मतलब वो डाटा आपकी हार्ड डिस्क में सेव नहीं करेगा, ठीक है, वो डाटा अपने पास रखेगा आपका, ठीक है, और वहीं से डाटा लेगा, वहीं काम करना है और उसके बाद आप वहाँ से आउटपुट अपने यहाँ सेव कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज MS Excel टेम्पलेट्स। व्हाट आर द टेम्पलेट्स? ये टेम्पलेट्स क्या होती हैं, ठीक है, बट यू नो व्हाट इज द टेम्पलेट्स? प्री डिफाइंड एग्जाम्पल्स नहीं बोल सकते अपन उनको, ठीक है, दैट इज प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। और अगर मैं इजी शब्दों में बोलूं तो प्री डिफाइंड एक्सेल शीट वो रहती है, ठीक है, जो लगभग ये मान के चलो कि आधी बनी बनाई है या 80% 90% भी बनाई हो सकती है, जिसमें आप कुछ डाटा भरोगे और ऑटोमेटिकली बाकी फॉर्मूले उसी में लगे रहते हैं, उसका सीधे वो रिजल्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। सो इस तरह की वो वर्किंग है। तो बेसिकली कई बार अभी भी आप लोग ये करते होंगे कि मैं कोई एक्सेल शीट खोलता हूँ, उसमें कुछ डाटा चेंज करता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ दूसरे नाम से। तो उसको दूसरे नाम से सेव करने में दिक्कत हो जाती है, कई बार सेव करते समय भूल जाते हैं तो पुरानी ओवरराइट हो जाती है, ये हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप उसको एज ए टेम्पलेट बना लें। टेम्पलेट बनाने से फ़ायदा दूसरा ये भी है कि नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आप उसे इस्तेमाल करें, आगे कोई भी पर्सन आएगा, आप उसको बोल दोगे ये वाली टेम्पलेट यूज़ करके डाटा भर देना, तो वो आराम से भर के दे देगा आपको, ठीक है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द टेम्पलेट। ऑलरेडी कई बनी बनाई टेम्पलेट हैं, बट वो अपने लिए कितनी यूज़फुल हैं वो पता नहीं, बट आप अपनी टेम्पलेट खुद बना के भी सेव कर सकते हो, उसके बारे में भी अपन वर्कआउट करेंगे। एनी क्वेश्चंस ऑन द टेम्पलेट्स? हाँ, आपको अपने टेम्पलेट खुद ही बनाने हैं, ठीक है। तो वी वोंट से कि मॉडिफाई कर रहे हो, आपको फ्रेश से भी आप शुरू कर सकते हो, मतलब आप ज़ीरो से भी अपनी टेम्पलेट बना सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट ने जो टेम्पलेट दी है उसको यूज़ करके उसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। क्या रहता है, जो इंडियन वर्किंग के हिसाब से उनकी वर्किंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, मतलब अपने को सूट नहीं करती, अपनी वर्किंग काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको नॉर्मली अपनी टेम्पलेट्स खुद ही बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे तो फाइल्स के बाद आपको ब्लैंक वर्कशीट आप नॉर्मली खोलते हो सकता है वर्जन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जो आप लोग यूज़ कर रहे हो। देन यू हैव ए ऑप्शन ऑफ रीसेंट टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स एंड न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग्स। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इतनी सारी ऑलरेडी बिलिंग के लिए उसने एक टेम्पलेट बना के दे दी है, ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग के लिए बना के दे दी है। सो इस तरह से आपको टेम्पलेट्स बनी मिलेंगी, सेल्स रिपोर्ट के लिए है, टाइम कार्ड के लिए है। सो दिस ऑल द टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। सो ये अगर आप देखोगे सो ये पर्टिकुलर एक टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट में अगर आप देखोगे तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, और ये जो डाटा है ये सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ भरना है, उससे ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा एंड सो यू कैन से कि भाई टेम्पलेट अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा 50% काम तो ऑटोमेटिकली जो पहले का प्रीसेट फॉर्मेट है सब कुछ है उससे हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है कि पूरे कंपनी में अगर आप टेम्पलेट यूज़ करोगे तो सबका फॉर्मेटिंग एक जैसी हो जाएगी, तो डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं तो एक्स ने काम किया, वाई ने काम किया, तो देख के समझ में आ जाता है कि ये किसी नए आदमी ने काम किया। बट इफ़ यू आर यूजिंग द टेम्पलेट
वो देख के समझ में नहीं आएगा। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अगर आप अपनी टेम्पलेट बनाओगे तो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी माई टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। अभी इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द सिंपल्स। ये किसी का नेम है, ये उसने कुछ आइटम परचेज़ किए हैं, वो है। ये उसके ऊपर फ्रेट कुछ उसने ऐड किया है, वो है। और यहाँ पे मुझे दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली आई कैन अप्लाई द फार्मूला और आई कैन अप्लाई ए प्लस सम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। सो यहाँ पर अब आप देखोगे जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ क्या होता है, यहाँ पे क्या था, ये B3 प्लस C3, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली B4 C4 हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो क्या करना है? सो यू हैव टू यूज द डॉलर साइन। ये तो सबको पता है ना, B4, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस, ठीक है। सो नाउ अब मेरे को इसको स्टॉप करना है तो मैं क्या करूंगा, आई कैन यूज द डॉलर साइन। डॉलर साइन यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू यूज $, $B, $3, $C, $3। सो 25 आ गया, ठीक है। अब मैं जस्ट फॉर चेंज इसको 5 कर देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, और ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये 23 हो गया। बट अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करके भरूंगा तो क्या होगा, सब कुछ 25 रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस दे के रखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। सो दिस इज माई एब्सोल्यूट रेफरेंस करूंगा तो इस टाइप से वर्किंग आती है। यहाँ पे सपोज मेरे को GST ऐड करना था, तो GST कितने % है, 18% है सपोज, ठीक है। 18% इसमें 23 में मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। यहाँ कितने % ले लिया उसने GST, विच इज E3। E3 कितने % हो गया, 25% ले लिया ना, 25% उसने, ठीक है। यहाँ पे GST कितने % ले लिया उसने, 25, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत यूजफुल है, अब आप लोग उसको देख के समझ पाओगे। तो यहाँ जो पर्टिकुलर मेरा फॉर्मूला है उसमें अगर मैं E2 के आगे डॉलर लगा देता हूँ और उसके बाद इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये सब 18% ही रहेगा। सब में देखो आप E2 लिखा हुआ है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? फिर से बता दूँ, ठीक है। यहाँ मैं अंडू कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है कि इस वैल्यू को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 18% GST से ही मल्टीप्लाई होना है, और ये ऑटोमेटिकली जो अपन ड्रैग डाउन करते थे तो वैल्यू बदल जाती थी, वो नहीं करना है। जैसे यहाँ आप देखोगे तो वैल्यू बदल गई है, B4 यहाँ पे वैल्यू बदल गई है, तो वो नहीं बदलनी चाहिए। सो उस हिसाब से यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। यहाँ पे आप देखोगे तो B4 E3 हो गई है, यहाँ पे आप देखोगे B3 E4 हो गई है, एंड सो ऑन। तो नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो फॉर्मूला लगा है उसमें E2 जहाँ पे मैं 18% लिखा है उसके आगे मेरे को डॉलर लगाना है, $E, $2, और उसके बाद तो मेरे को फिल डाउन करना है। अब मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो ये हर जगह कितना लेगा, E2 पे ही रहेगा। ये ऑटो जो इंक्रीमेंट हो जाता था, E3 बन जाता था, फिर E4 बन जाता था, वो नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गया? एक बार इसको करके देख लो आप लोग। ये यहाँ पे अपन ने क्या किया है, थोड़ा छोटा दिखता है, $E, $2, $D, $2। अगर मैं इसमें $D नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि E को हमें फिक्स करने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ 2 को फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि 2 E2 में हमेशा वही जाना है, ठीक है। अगर मैं इसे राइट की साइड कॉपी कर रहा होता, मैं अगर इस वैल्यू को राइट की साइड कॉपी कर रहा होता तब मेरे को E के आगे डॉलर लगाना जरूरी था। अगर राइट की साइड कॉपी कर रहा हूं तब मुझे वो डॉलर लगाना जरूरी है, और पुल डाउन नहीं कर रहा हूं तो 2 के आगे जरूरत नहीं है। राइट साइड में कर रहा हूं तो $2 भी चलेगा, उसके हिसाब से वो वर्कआउट करता रहता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अपने को ऐसा करना भी पड़ता है कि दोनों वैल्यूज में से सिर्फ आपको एक में ही डॉलर लगाने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सो अभी तक अपन लोगों ने क्या किया है, अपन लोगों ने हमेशा क्या किया है, 2 नंबर को बीच में जोड़ने के लिए प्लस को यूज़ किया है। अगर मेरे पास नाम है तो क्या मैं प्लस से जोड़ सकता हूँ? क्या आएगा रिजल्ट? अगर मैं एक सेल में लिखा हुआ है
संजय, दूसरे में लिखा है गुप्ता। अगर मैं दोनों को A1 में सपोज संजय लिखा हुआ है और A2 में गुप्ता लिखा हुआ है, और A3 में लिख देता हूँ A1 प्लस A2, क्या आंसर आएगा? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों आया? एडिशन में सिर्फ न्यूमेरिक ऐड होता है, ठीक है। तो अगर करेक्टर ऐड करना है तो क्या करोगे? एंड साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा इसमें, यहाँ पे एक एंड लगा दूं, चल जाएगा, अनिल गुप्ता हो गया, ठीक है। ठीक है क्या? ये स्पेस चाहिए, स्पेस कैसे डालूंगा? दो बार एंड लगा दूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल के एंड लगा दिया तो ठीक हो जाएगा। क्लियर? सही हो गया। अब ये मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस को क्यों लिखा है? ब्लैंक स्पेस वैसे ही लगा देता, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक स्पेस मुझे देने की क्या जरूरत है? बेसिकली क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक फील्ड। अगर आपको कभी भी लिखना है तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली 25 टाइप कर दिया, 30 टाइप कर दिया, वो एक्सेल को समझ में आ जाता है कि ये मेरी न्यूमेरिक फील्ड है। अगर उसी की जगह मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा? जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो एक्सेल को समझ में आ जाता है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पर जब आप ब्लैंक स्पेस लिखते हो तो एक्सेल को समझ में जल्दी से नहीं आता है, इस वजह से उसको आपको डबल कोट्स के अंदर डालना होता है। या आप बोलो कोई भी अगर करेक्टर कांस्टेंट आपको देना है तो उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या सपोज मेरे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को लिखना है मिस्टर अनिल गुप्ता, तो मैं क्या करूँगा? आगे मिस्टर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर, देन एंड, देन A3 एंड इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक स्पेस, देन B3 हो जाएगा काम। तो जब भी आपको कोई भी करेक्टर या नेम को अगर आपको एक्सेल को बोलना है एज ए कांस्टेंट, तो आपको हमेशा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ जगह स्पेस देनी पड़ेगी क्योंकि वो नहीं तो A और R के बीच में गैप नहीं बचेगा, ठीक है। सो दिस वे यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये दिख रहा है क्या? बताओ कैसे बड़ा होगा? C F2 दबा दें। हाँ, ये सही है। हो गया सबका? कुछ और पूछना है? नहीं तो फिर आगे चलें, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द पर्टिकुलर वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज सेल कंटेंट्स। एक सेल के अंदर क्या क्या रहता है? सेल तो सबको पता है क्या है, उसके अंदर होता क्या है, क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या हो सकता है? नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, तो व्हाट यू सेइंग कि डाटा हो सकता है उसके अंदर। डाटा के अलावा क्या क्या होता है? फार्मूला हो सकता है, तो डाटा के अलावा आपका फार्मूला हो सकता है। और क्या हो सकता है? क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बोलिए, किसी ने कुछ बोला? एड्रेस हो सकता है, दैट इज ए फार्मूला ओनली, एड्रेस इज ए फार्मूला ओनली। उसके अलावा क्या होता है? इमेज या PDF हो सकता है, ठीक है। ब्लैंक हो सकता है, तो वो भी डाटा ही हुआ, ब्लैंक इज अगेन ए डाटा ओनली। उसके अलावा क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है और सबको पता है? सबको पता है, जितने लोगों से पूछ रहा हूं कि उसके अंदर और क्या हो सकता है, बट किसी ने इस तरह से उसको प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए दिक्कत है। सबने पढ़ा है ना फॉर्मेट सेल, सेल को फॉर्मेट करते हैं ना, तो फॉर्मेट कहाँ रहता है? उसी सेल के अंदर रहता है, ठीक है ना। किसी भी सेल को आप कलर दे सकते हो, वो कलर कहाँ रहता है? उसी सेल पे रहता है, ठीक है। सो बेसिकली अपन के दिमाग में हमेशा रहता है कि सेल में वैल्यू रहती है या टेक्स्ट रहता है, नंबर रहता है, फॉर्मूला रहता है, बट उसके अलावा भी उस सेल के अंदर बहुत कुछ रहता है जो आप लोगों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो वन थिंग विच इज देयर दैट इज फॉर्मेट, ठीक है, कलर, देन और भी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, ठीक है। अपन देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो सब बताएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू मस्ट नो कि सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। सो द थिंग्स इज वैल्यूज, लेबल्स एंड फार्मूलाज। वैल्यू, फार्मूला सबको पता ही है, लेबल मतलब टेक्स्ट,
नाउ वी आर कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ ए सेल। तो डिफॉल्ट जो फॉर्मेट सेल का है वो क्या रहता है हमेशा, जनरल फॉर्मूला रहता है, दैट इज 1.00। यू कैन एबल टू स्पेसिफाई द नंबर अप टू 4th प्लेस ऑफ डेसिमल, यू कैन डिफाइन द करेंसी ऑल्सो, ये सब आप लोगों को पता होगा इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द परसेंटेज। जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डेट एंड टाइम। सो एज फार एज द एक्सेल इज कंसर्न, डेट एंड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ मैंने लिख दिया वैल्यू 1, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करनी है तो मैं फॉर्मेट सेल में चला गया, ठीक है। फॉर्मेट सेल में मैंने जाके बोल दिया इसको डेट बना दो, ठीक है। डेट सपोज अपन ने डीडी डेट मंथ एंड ईयर इंडियन स्टाइल से ले लिया, तो ये डेट क्या हो गई 1/1/1900, ठीक है। क्यों हो गई है, तो फॉर्मेट चेंज किया तो 1 फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, 1 फॉर्मेट का मतलब ये डेट के बाद मतलब 1 जनवरी 1900 जो 19th सेंचुरी की फर्स्ट डेट होगी वो आपकी डेट कौन सी होगी, जनवरी। तो बेसिकली एक्सेल जो है अगर आप 1 डेट डालोगे तो वहाँ से ये उसको रीड करेगा, ठीक है। तो ये बताना सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करके नंबर कर दोगे और नंबर में लिखा है 65,000 तो आपको समझ में नहीं आएगा ये 65,000 कहाँ से आ गया। बट जब आप उसी का फॉर्मेट चेंज कर देते हो और उसको डेट कर देते हो तो वहाँ पर आपको डेट दिखने लगती है, ठीक है। 65,000 क्या हुआ, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी 65,000 डेज आर कंप्लीटेड, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ 65,000 एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर हो गया। सो ये फंडामेंटल जो डेट का है वो आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अपन डेट यूज़ करते हैं, टाइप कर देते हैं, प्रिंट आउट दे देते हैं, बट जब आप फंसोगे नंबर्स में डेट चेंज करने में तब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने डेट को बोल दिया 5 दिन आगे बढ़ा दो, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैं 5 दिन आगे बढ़ाऊँगा तो 65,000 में +5 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स वाई यू कैन एबल टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर डेट ईजली, ठीक है। बट आप मंथ में जब आप 30 दिन जोड़ोगे तो नहीं आएगा, क्यों, कभी 31 का हो जाता है, कभी 28 का हो जाता है, कभी 30 का हो जाता है, तो इसलिए उसमें फंक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। ईयर में भी अगर आप 265 डेज डायरेक्ट जोड़ दोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो भी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ द MS Excel सेव्स द डेट इन द मेमोरी ऑफ एक्सेल। इसको अगर मैं डेट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, इसको मुझे टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डेट में कन्वर्ट होकर आंसर नहीं आ रहा है, हाँ, ठीक है। 1.25 मैंने टाइप किया था, ठीक है। तो यहाँ देखो आप क्या आ रहा है 1/1/1990 6 बजे। 6 बजे क्यों आया, 6 बजे क्यों आया, मैंने वैल्यू क्या डाली थी 1.25, ठीक है। तो 6 क्यों आया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा दैट इज 0.25 तो कितने घंटे आएंगे 6, इस वजह से ये 6 आता है। सो दिस वेरी फंडामेंटल, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बट आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि वो फंडामेंटल कैसे वर्कआउट करेगा। Now we are going to a new command which is go to special। go to special क्या करता है, what is the purpose of the go to special, ये मिलेगा कहाँ, यहाँ मिलेगा आपको, आप go to पे जाओगे, आपको go to special पे जाना है तो ये go to special उसके नीचे मिलेगा। go to direct क्या करता है, you can go to any cell, वहाँ जो भी सेल टाइप कर दोगे उसमें चला जाएगा, which is very simple, आप easily कर सकते हो। ये find and select के अंदर होम टैब में जब आप जाओगे तो फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर आपको यह मिलेगा। यहाँ पे आप जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ गुड, तो ये रेड डॉट दिख रहा है ना ऊपर, सो दैट शोज कि यहाँ पे एक कमेंट है। सो अभी मैं जहाँ एक्सप्लेन कर रहा था ना व्हाट कैन ए सेल कंटेंट्स, सेल कैन कंटेंट्स ए कमेंट्स ऑल्सो।
तो जैसे आप इसमें गो टू स्पेशल में जाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, कमेंट्स। मैंने इसको ओके कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेगा जहाँ पे मैंने कमेंट डाला है। इसमें भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सो ये 2 कमेंट आ गए। सो दिस वे आई कैन वर्क इट आउट। कमेंट नहीं करोगे तो वो ऐसे ही बोलेगा नो सेल फाउंड्स। अभी अब दोबारा देखो, मैं फिर से करता हूँ इसको, गो टू स्पेशल कमेंट्स। अब आप देखो इसको ब्लू कर देगा और इसको ऑटोमेटिकली एक पहले वाले एक्टिव सेल को व्हाइट रखेगा, दूसरे को ब्लू कर देता है। तो जहाँ जहाँ आपने कमेंट डाले वो ऑटोमेटिकली उनको सर्च करके आपको दिखा देगा। व्हाट इज ए कॉन्स्टेंट्स, जो भी आप चीज़ अपने हाथ से टाइप कर रहे हो उसको वो कॉन्स्टेंट्स बोलता है। ठीक है, तो अब फिर से सर्च करो अपनी इसी शीट में कांस्टेंट कौन कौन से। देखो स्क्रीन पे, गो टू कांस्टेंट्स, ओके। सो देयर इज नो कांस्टेंट्स हैं उसमें। सो ये सब चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। ये गुप्ता, ये डेट, ये टाइम, सिर्फ ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम फार्मूला। तो जो भी आप हाथ से टाइप करते हो वो सब उसको कांस्टेंट्स मानेगा। फिर से मैंने एरिया सेलेक्ट किया, देन अगेन आई कैन गो टू स्पेशल, देन मैंने कहा सारे फार्मूले सेलेक्ट कर दो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, लॉजिकल हो, एरर हो, सब बता देना। तो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लिया। कितने फार्मूला इस समय? ओनली 1। ठीक है, तो एक ही फार्मूला है। ठीक है, देन अगेन आई हैव टू सेलेक्ट दिस एरिया, और इस बार मैं जाता हूं गो टू स्पेशल एंड सेलेक्ट द ब्लैंक्स। तो ये सिर्फ ब्लैंक को सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, ये सब चीजें, बट इसका यूज कहां करोगे आप, इसका इस्तेमाल कब होता है? देखो कमांड किसी ने बेकार तो बनाया नहीं, कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल होगा। तो उसका इस्तेमाल होगा कब, फॉर्मूला कहाँ पे लगा। ठीक है, बेसिकली हम इसको टेक्निकली बोलते हैं कि हमको सपोज किसी ने आपको एक एक्सेल शीट दे दी, अब उस एक्सेल शीट को आपको वैलिडेट करना है कि ये ठीक है कि नहीं है। एट दैट टाइम दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल। जैसा बोला कि बड़ी एक्सेल शीट में आपको डाटा वैलिडेशन इज़ ए बिग हेडेक। क्या करता है वो बंदा, कहीं फार्मूला लगा था उसको हाथ से टाइप करके चला जाता है। अब आप बाद में ढूंढते रहते हो कि सम तो मैच नहीं हो रहा, ये सम क्यों नहीं मैच हो रहा, जबकि आप कैलकुलेटर लेके वो सम करते हो तो ठीक होता है, बट वो मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने एक जगह 300 टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के चला गया है, तो मैच नहीं होगा डाटा, क्योंकि टेक्स्ट जब अपन सम करते हैं तो टेक्स्ट को ऐड नहीं करता है वो। ठीक है, बट आप परेशान हो जाओगे वो ढूंढते ढूंढते कि इसने मिस्टेक कहाँ की। सो एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर फंक्शन गो टू इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू हैव टू कोई दूसरी एक्सेल शीट, जब तक आप काम कर रहे हो आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये मेरी एक्सेल शीट में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट किसी दूसरे ने आपको एक्सेल शीट भेजी या आपने किसी सबऑर्डिनेट को पकड़ा दी कि ये काम कर लो, वो क्या करेगा, वो जहाँ भी आपने फार्मूला लिखे होगा उसको टेक्स्ट लिख के कन्वर्ट करके आपको पकड़ा देगा और आंसर मैच करा देगा। ठीक है, फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि इसने लफड़ा कहाँ किया, क्या क्या गड़बड़ किया। तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो इसको टेक्निकली ये लोग बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू ऑडिट द एक्सेल शीट एट दैट टाइम द डाटा गो टू फंक्शन इज़ वेरी यूजफुल टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। एक और बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है, अगर ब्लैंक स्पेस आपको किसी वैल्यू से भरने, सो यू कैन यूज़ दैट। ये मेरा अभी डाटा था, मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ, जितने ब्लैंक स्पेस है सब जगह 3 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा तो सारे ब्लैंक स्पेस को भर के 3 लिख देगा। कंट्रोल प्लस एंटर, नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उसको। सबसे पहले ये मेरी पोजीशन थी, मैं और बैक चला जाता हूँ। ये मेरा डाटा था, मैंने डाटा को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे पता करना है ब्लैंक स्पेस कहाँ कहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड में जाऊँगा, गो टू स्पेशल में जाऊँगा और बोलूँगा ब्लैंक स्पेस ढूंढ के लाओ। ठीक है, ये सारे जो ब्लू कलर में प्लस ये जहाँ पे कर्सर है ये सब क्या हो गए, ब्लैंक स्पेस है। अब मैं यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा तो जितने भी ब्लैंक स्पेस होंगे उन सब में ये वैल्यू जाके भर जाएगी। ठीक है, आगे चले। ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक तक अपन ने कवर किया। करंट रीजन, करंट अरे, ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंस रोज, डिफरेंस कॉलम छोड़ रहा हूँ।
ये आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे अगर कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंस, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, बेसिकली ये कहाँ यूजफुल है, सपोज ये मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला कितनी सेल से होके ड्राइव हुआ है ये पता करना है, देन आई कैन गो टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो ये बता देगा कि ये 2 सेल को यूज करके ये पर्टिकुलर फार्मूला बना है। सेम वे अगर मेरे को पता करना है कि ये वाला ये सेल किस फार्मूले में यूज हुई है, तो डिपेंडेंट्स में जाके सेलेक्ट करके ओके करूंगा तो ये बता देगा कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। ये हालांकि यहाँ से भी हो जाता है, ये है ट्रेस प्रेसिडेंस और ट्रेस डिपेंडेंस। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो वर्क इट आउट। बट अगर आपका मल्टीपल शीट से डाटा आ रहा है तब वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है बजाय इसके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको, यू कैन, मेरे को पता करना है ये अनिल किस किस फार्मूला में यूज़ हुआ है, तो मैं यहाँ पे गो टू में जाऊँगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को डिपेंडेंट्स को बताओ कि ये किस पे डिपेंडेंट है। ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा ये फार्मूले में यहाँ पे यूज़ हुआ है ये। सेम वे अगर मेरे को यहाँ पे बताना है कि इस फार्मूले में कहाँ कहाँ से वैल्यू आई है, सो फिर से मैं गो टू में जाके प्रेसिडेंस पे जाऊँगा तो बता देगा इन दोनों को यूज़ करके ये फार्मूला बना है। बाकी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। लास्ट सेल क्या करेगा, जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया उसकी लास्ट सेल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। विजिबल सेल्स ओनली, कई बार आपको कट करके कहीं पेस्ट करना है डाटा को, तो क्या होता है जो हिडन सेल्स होती है वो भी सेलेक्ट होकर वहाँ पेस्ट हो जाती हैं। बट अगर आपको चाहिए जितनी दिख रही है उन्हीं को मेरे को कट पेस्ट करना है, ये पेस्ट स्पेशल से भी हो सकता है या गो टू से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विजिबल सेल्स ओनली करेंगे और उसके बाद वहाँ से कट करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डाटा वैलिडेशन में आगे जैसे जैसे कवर करूँगा, तो यहाँ गो टू में जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाई है, कहाँ कहाँ लगाई है देखना है तो गो टू से देख सकते हो, या डाटा वैलिडेशन के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली हैं तो वो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं उसके लिए भी आप यहीं गो टू से देख सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू ए वेरी इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो बहुत यूज़फुल है। सपोज ये चीज़ मेरे को कॉपी करनी है तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो जाती है, ठीक है। और जहाँ मेरे को पेस्ट करनी है मैं पेस्ट कर दूँगा। इसको भी मुझे कहीं कॉपी करके रखना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, ये भी कॉपी हो जाती है। और व्हाट आई वांट से यहाँ पे मुझको वो पेस्ट करना है, कौन सा जो सबसे पहले लिया था, तो क्या करूँ मैं, अपन ने कितनी कॉपी की, 3। अब 3 में से जो पहली बार कॉपी की थी उसका डाटा चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, नहीं तो ये यहाँ पे तीनों आ जाते हैं। सो आई हैव टू गो बैक अगेन, इसको सेलेक्ट किया है, कंट्रोल सी, ठीक है, ये आ गया, यहाँ देखते जाना, ठीक है। इसको चाहिए कंट्रोल सी, ये एरिया चाहिए मेरे को पूरा, कंट्रोल सी, ये 3 हो गए। अब मेरे को कहीं भी जाके पेस्ट करना है तो मैं यहाँ जाके इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ कर्सर रखा, इसको डबल क्लिक कर दिया, ये आ गया। यहाँ कर्सर रखा, इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये आ गया। 12 क्लिपबोर्ड में इस तरह से आप चीज़ों को रख सकते हो और कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वर्ड में भी चलेगा, कंट्रोल वी दबाओगे, MS वर्ड शायद अभी तक मैंने चलाया नहीं इसमें इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे वर्ड में लेना है तो मुझे विंडोज़ के साथ वी को प्रेस करना है। अब विंडो के साथ जब वी को प्रेस करूंगा तो ये सारी जितनी भी मेरे पास पिछली चीज़ें हैं जो कॉपी की हुई हैं वो सब यहाँ दिखने लगेंगी। विंडो की के साथ वी को प्रेस करना है। MS वर्ड में जाके विंडोज़ के साथ वी को प्रेस करेंगे तो जितनी भी चीज़ें एक्सेल में आपने कट पेस्ट की हैं वो सब की सब दिखेंगी। ये बहुत यूज़फुल टूल है। कई बार अपने को 10 ईमेल आईडी अलग अलग जगह से कॉपी करने पड़ते हैं, तो 10 के 10 ईमेल आईडी आप कॉपी कर लो और वहाँ बैठ जाके विंडोज़ वी दबाएंगे तो पिछले सारे जितने भी कॉपी वो सब दिखेंगे, उसमें से जो ईमेल आईडी चाहिए वो ले सकते हो। और ये सिर्फ विंडोज़ 10 का फीचर है या 11 का फीचर भी है, बट पुराने विंडोज़ अगर आपके पास है तो उसमें ये नहीं चलेगा। ये करके देखो, इट इज़ वेरी यूजफुल। सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मैनेज वर्कशीट। सो मैनेज वर्कशीट सब आप लोगों को पता है, बट फिर भी क्योंकि वर्कशीट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आई एम जस्ट कवरिंग इट। ये वर्कशीट को मैनेज करने के लिए यहीं पर टूल दिए रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, ठीक है, प्रोटेक्ट शीट, हाइड, अनहाइड, वो सब चीज़ें यहीं रहती है। तो अगर मेरे को शीट 1 को हाइड करना है तो आई कैन हाइड इट,
ठीक है। अब शीट 1 को वापस लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अनहाइड, ठीक है। तो पूछेगा कौन सा शीट है 1, मैंने कहा ओके, तो अनहाइड हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल थिंग, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट वी हैव टू लर्न शीट्स में, हाइड, अनहाइड, रीनेम, डिलीट, वो सब सिंपल है, आप कर लोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ फुल सिलेक्शन। ये पूरी की पूरी शीट मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ कॉर्नर पे जाके क्लिक करूँगा तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। ये चीज़ देखना जरा सा, ठीक है। मैंने पूरी वर्कशीट यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब मेरे को क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली सबके हिसाब से एडजस्ट कर दे कॉलम, तो मैं कहीं पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा, पूरी वर्कशीट में हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सी में अनिल उपमन्यु लिखा गया, ये ऑटोमेटिकली 5 ई छोटा होके 5 हो गया, ये जी छोटा होके अनिल आ गया, आई छोटा होके ये आ गया। अपन को क्या अभी तक हर जगह जाके एक एक करना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से सेलेक्ट करो और इस किसी भी जगह जाके डबल क्लिक मार दो। इसको करके देख लो, क्योंकि ये करके नहीं देखोगे तो प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो नहीं कर पाओगे। शीट की सारी सेल्स को अगर आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल जो बहुत टाइम बचाता है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेमिंग ए सेल। सेल नेमिंग किसी ने यूज़ किया इसके पहले? सेल को नेम क्यों करते, क्या फ़ायदा होता है? तो वन ऑफ द लॉजिकल रीजन इज इफ यू वांट टू मूव टू एनी ऑफ द रेंज, यू कैन सेलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड यू कैन मूव इट। दूसरा पर्टिकुलर, उसका पर्टिकुलर पर्पस क्या है कि अगर मेरे पास अभी जैसे आप फार्मूला लिखते हो, फार्मूले में क्या लिखते हो, A1 मल्टीप्लाइड बाय A3 इज इक्वल टू दिस, तो वो समझना मुश्किल रहता है, ठीक है। अगर सपोज मेरे को एक सर्कल का एरिया निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या बचा, आर। तो अगर मैं उस सेल का नेम आर दे दूं तो मैं सीधे अगर फार्मूला लिखाऊंगा पाई आर स्क्वायर तो चल जाएगा। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है। आप इंटरेस्ट रेट का कोई भी फार्मूला लिख दीजिए, जहाँ 3-4 वेरिएबल रहते हैं, तो आपने अगर तीनों चारों वेरिएबल को उसी नाम से दे दिया है, तो जब आप फार्मूला लिखते हो तो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज दैट फार्मूला कि हाँ ये फार्मूला ठीक है, और उसके हिसाब से वो फिर वर्क करेगा। अभी क्या होता है, जब भी आप फार्मूला लिखोगे तो A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 मल्टीप्लाइड बाय C2 डिवाइडेड बाय A10, वो समझना एक कॉमन मैन के लिए मुश्किल रहता है, ठीक है। अगर आप नेमिंग बाय सेल से करोगे तो वो ईजी हो जाता है, ठीक है। देन नेमिंग ऑफ सेल्स के आगे एडवांटेज क्या आते हैं, अगर 2 रेंज को मल्टीप्लाई करना है तो नेमिंग से हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह के डिफरेंट एडवांटेजेस आपको नेमिंग ऑफ सेल से मिलते हैं। सो मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो क्या मैं लिखूंगा, दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब मैं अगर उसी जगह इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है, तो इसको नेम क्या दे सकता हूँ, x, इसको दे सकता हूँ y। अब इसको मैं क्लिक करके देखूंगा तो मेरे पास अभी सिर्फ y है, x नहीं है। x के लिए मुझे इसे सेलेक्ट करना है, देन अगेन आई हैव टू सेलेक्ट x। सो ये मेरे पास x और y आ गए, ठीक है। तो नेमिंग यहाँ से डायरेक्टली मिल जाती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रेंज में भी ले सेलेक्ट करना है, उसको नेम देखना है, तो ये सेलेक्ट करके मैं इसको कर दूंगा रेक्ट, तो ये रेक्टेंगल का नेम हो जाएगा। अब यहाँ मैं जब जाऊँगा तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स आ गए। तो ये ऑटोमेटिकली जो बोल रहे थे, यहाँ से आप डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को रेक्टेंगल पे जाना है, तो आई कैन डायरेक्टली गो एंड से रेक्टेंगल, तो ये सेलेक्ट होके बाद पता जाएगा। अब मैं यहाँ अगर फार्मूला लिख देता हूँ x स्टार y, आंसर आएगा। अगर आपने उसको प्रॉपर नेमिंग कर दिया तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। टाइम में रिक्वेस्ट आया कि कंट्रोल C कंट्रोल V की बजाय जो अपन ने अभी पढ़ा है उसको फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द एडवांटेज। भाई अपन अभी तक काम चल ही रहा था कंट्रोल C कंट्रोल V करके, कॉपी कर लेते थे, पेस्ट कर लेते थे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इससे फ़ायदा क्या है, टाइम बचेगा। कैसे टाइम बचेगा, और नहीं कॉपी करके रखोगे तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली वो अभी आप क्या करोगे, एक्सेल फाइल उतनी बार खोलोगे और कॉपी करोगे, फिर इधर आके पेस्ट करोगे, वो उतना बार खोलने का टाइम बचता है, ठीक है। टाइम वहाँ नहीं बचता, कॉपी मतलब पहले से कॉपी किया हुआ पहले से कॉपी नहीं करके रख सकते आप, वो भी टाइम आप ही को जोड़ना पड़ेगा। तो अपने को उसकी पर्पस क्लियर हो गया कि अपन बार बार एक्सेल खोल के उस पर कॉपी करेंगे। फिर क्या होता है, फोकस चेंज हो जाता है। जब आप वहाँ पेस्ट करने लगते हो तो आपका फोकस चेंज हो जाता है कि आपके पहले माइंडसेट में क्या रहता है, ये 10 चीज़ें अपने को वर्ड में डालनी है, तो 10 चीज़ें वहाँ से इकट्ठे कॉपी कर ली, ठीक है।
अभी क्या होगा, अगर उस टाइप से नहीं होगा आप, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा कि सबसे पहले चीज़ डालनी है वो सबसे पहले कॉपी करने जाओ, फिर उसको पहले कॉपी करके उसमें पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या होगा, आप इकट्ठे 10 कॉपी कर सकते हो और उसके बाद वहाँ जाके अपने सीक्वेंस के हिसाब से उस समय जैसी रिक्वायरमेंट आ रही है पेस्ट करते जा सकते हो। तो वो सब फ़ायदा होता है उसका, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है क्या उसमें? बिकॉज इट्स वेरी यूज़फुल टूल। अगर आप लोग उसको नहीं सीख पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में कम से कम 2 से 3% ग्रोथ आएगी अगर आपने उसको यूज़ किया। मैं दिखाता हूँ, एक बार करके दिखाता हूँ। तो परमानेंटली तो नहीं रहती, बट कम से कम ये मान के चलो, देख लेंगे, उसमें सेट करने का भी रहता है कि 12 या 15 मेमोरी तक आपके पास रहेगी उसमें, ठीक है। तो उतनी मेमोरी आपके पास सफिशिएंट रहती है, परमानेंट नहीं है, इट इज़ फैक्ट, उसकी लिमिट है। बट उसमें क्लियर ऑल भी कर सकते हो आप, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि जब आप मशीन छोड़ो और किसी दूसरे को दे रहे हो तो क्लियर ऑल कर दो, नहीं तो उसको पता लग सकता है कि आपने क्या क्या कट पेस्ट मारा है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट अगर कुछ पर्सनल काम किया तो उसको क्लियर ऑल कर देना चाहिए। बट नेमिंग के साथ ऐसा है कि यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि नेमिंग के लिए पहला जो करेक्टर है वो आपका न्यूमेरिक नहीं हो सकता। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस है नेमिंग में विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में भी जब आप टाइप करते हो नेम तो ऐसा नहीं करते हो जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस तरह का भी है, वो भी अपन अभी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो इसको मेरे को सेलेक्ट करना है, इस कंट्रोल सी दबाऊंगा, ये कंट्रोल सी हो जाएगा। उसी के साइड बाय यहाँ मैं देखता जा सकता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो ये ऊपर वाली लाइन आ गई। दूसरी शीट में जाता हूँ, फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से कंट्रोल सी दबाता हूँ, फिर से ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। अब मुझे सपोज शीट 3 में सबको कॉपी पेस्ट करना है, तो आई कैन जस्ट गो टू एनीथिंग एंड जस्ट से डबल क्लिक। यहाँ पे जाके भी डबल क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी जाके डबल क्लिक कर सकता हूँ। सो इस तरह से वर्कआउट कर सकता हूँ। जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो वहाँ पर नहीं मिलती है आपको। यहाँ पे आप देख के क्या डालना है, कहाँ डालना है, वो आप वर्कआउट कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? रिपीट करने की जरूरत है क्या? ये क्लियर ऑल है और मैं पेस्ट ऑल भी कर सकता हूँ, तो ये सब इकट्ठे पेस्ट हो जाएंगे। पेस्ट ऑल कर दूंगा तो ये सब इकट्ठे पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 5 of 24, मतलब 24 तक क्लिपबोर्ड की वैल्यू है जो आपको सेव करके रखेगी। एनी क्वेश्चंस? जब तक वो आदमी 24 नहीं होते, जब वो 24 मतलब 24 हो गए तो फिर उधर से लास्ट वाला डिलीट होता चला जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसको मैंने क्लियर ऑल कर दिया, ठीक है। मेरे को ये एक्सेल शीट का ये वाला हिस्सा कॉपी करके लाना है, सो मैंने इसको बोल दिया कंट्रोल सी, ये यहाँ आ गया। दूसरी शीट का ये लेना है, कंट्रोल सी, ये आ गया, ठीक है। शीट 3 में जाना है, शीट 4 बना ली मैंने, और यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक कर दूंगा, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कर्सर रखा, डबल क्लिक कर दिया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। इट्स वेरी यूजफुल थिंग्स। क्लियर? आगे चले। बट इसका यूज़ आप लोग जरूर करो। विंडोज़ 10 अगर आपके पास है, और मेरे ख्याल से हो गया होगा अब तक, ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू द नेमिंग ऑफ द सेल्स। फर्स्ट हाफ में भी अपन ने देखा, मैं उस एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो नेमिंग का है, अगर मैं यहाँ पे नेमिंग में सपोज इसको मैं नेम डाल देता हूँ 2, ठीक है। यू मस्ट एंटर ए वैलिड रेफरेंस यू वांट टू गो, तो उसका बेसिकली मतलब है इसका पहला करेक्टर न्यूमेरिक नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं WE3 टाइप करूँगा तो वो ले लेगा, तो न्यूमेरिक ले लेता है बीच में, बट फर्स्ट करेक्टर नहीं लेता है। तो ये रामजी 5 मैंने लिख दिया तो आ गया। मैंने WE लिखा था तो सेल नंबर था, तो इसलिए उस सेल नंबर पे ले गया था मुझे। तो देयर इज पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन विच इज़ देयर इन दिस पर्टिकुलर। इसके बाद अपन ने देखा था कि कभी भी आपको रेंज पे जाना हो तो आप रेंज पे सीधे जा सकते हो। तो इस तरह से ये रेंज पे मैं डायरेक्टली चला गया था। ये यहाँ पे जो अपन ने जो भी आप रेंज नेम दोगे वो यहाँ पे डिफाइंड रहता है, तो इसको जस्ट सेलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अगर आप वर्कशीट में बहुत जल्दी ट्रेवल करना है, बहुत बड़ी वर्कशीट है, तो आपको नेम रेंज दे दोगे तो आप फटाफट वहाँ पहुँच जाते हो। एनी क्वेश्चंस? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पेस्ट स्पेशल। ये भी आप लोगों ने यूज़ किया हो शायद। ये सबका ऐसे ही आ रहा है, मेनू की डिफरेंस है। सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट जिसको आपको कॉपी करना है, देन यू हैव ए ऑप्शन ऑफ पेस्ट। सो ये नॉर्मल जो अपन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट, दैट इज पेस्ट। तो ये वैल्यू यहाँ पे कट करके यहाँ पेस्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू कॉपी ओनली द फॉर्मूला, सो आई कैन कॉपी द फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट।
तो यू कैन कॉपी द फार्मूला इन नंबर फॉर्मेट। कीप सोर्स फॉर्मेट, अगर सोर्स फॉर्मेट है मेरे पास उसको रखना है तो यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ द कीपिंग द सोर्स फॉर्मेट। सो ये ऑटोमेटिकली इसका जो सोर्स फॉर्मेट था येलो वगैरह कलर का वो सब ले लेगा, वहाँ से पूरा का पूरा वैसा कॉपी कर लेगा। देन यू हैव ए ऑप्शन ऑफ पेस्ट वैल्यूज़। ये कई बार आपकी क्या रिक्वायरमेंट आती है कि मैं क्लाइंट को, जैसे ये मेरा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मेरा फार्मूला लगा हुआ है, मैं फार्मूला क्लाइंट को देना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट बाय वैल्यू कर दूंगा इसको। देन यू कैन पेस्ट द वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेट। तो नॉर्मली ज़्यादातर अपन सोर्स फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं, तो अगर आपको वैसा कैसे ही करना है तो यू कैन गो फॉर वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेट। तो इसमें क्या नहीं आएगा, फार्मूले नहीं आएंगे। आप यहाँ देखोगे तो ये फार्मूले मिलेगा आपको, इसमें ये फार्मूले गैप कर देगा। आगे के बहुत यूज़फुल हैं, वन इज़ फॉर्मेटिंग आर, देन पेस्ट लिंक, देन पिक्चर एंड लिंक्ड पिक्चर। सो यहाँ से क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मेट इसका कॉपी करेगा और ये फॉर्मेट उस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा, डाटा कॉपी बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा मेरे को चाहिए ये लिंक्ड वैल्यू पेस्ट हो जाए। मतलब क्या हुआ, इसमें जब आप जाओगे तो ये क्या लिखा आएगा यहाँ पे, इक्वल टू C2, मतलब दिस वैल्यू हमेशा C2 के इक्वल रहेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे 8 करूँगा तो क्या होगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 5 कर दूंगा तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, देन यू हैव ए वेरी गुड फीचर दैट इज़ पिक्चर। मैं इसकी पिक्चर बना के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो अगर ये देखोगे तो दिस इज़ बिकम ए पिक्चर। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सो दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, दिस हैज़ बिकम ए पिक्चर। अगेन देयर इज़ वन मोर वेरी यूजफुल थिंग, मैंने कंट्रोल C किया एंड लास्ट ऑप्शन इज़ द पिक्चर। वो कर्सर उस समय वहीं था तो उसने वहीं पिक्चर बना दी। सो दिस लिंक्ड पिक्चर। इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको 55 चेंज करूँगा तो ये पिक्चर में भी 55 हो जाएगा। तो अगर इसको वर्ड में ले जाओगे तो अगर एक्सेल चेंज करोगे तो वो भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। एनी क्वेश्चंस इन दिस? ये सब करके देख लो अपने आप, सब सिंपल है यार। चलो मैं लास्ट वाले फिर से रिपीट कर देता हूँ। सो आई कैन सेलेक्ट द रीजन, कंट्रोल C करके यहाँ मैंने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे 2 पेस्ट आएंगे, एक नॉर्मल पेस्ट है, एक पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक मतलब पुराने वाले से रिलेशन रहेगा। सो अगर वर्ड में भी आप जाओगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, और अब मैं जाके एक्सेल में अगर चेंजेस करता हूँ तो यू विल फाइंड द सेम चेंजेस हेयर। ये 8 को मैंने 9 किया, ये 9 हो गया। सो दिस वे यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। ये वर्ड में कर लो। यहाँ जाके अपने को क्या करना है, कंट्रोल C करना है और जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जाके आपको वर्कआउट करना है। यहाँ जैसे मेरे को करना है तो मेरे को यहाँ पे पहले पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, उसके बाद पेस्ट लिंक में जाऊँगा। यहाँ पर MS वर्ड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मेटा ग्राफिक्स करके आ रहा होगा, तो आपको मेटा ग्राफिक्स लेना है। अगर पावर पॉइंट में है तो एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट लेना है। वर्ड पे है तुम्हारा स्क्रीन पे। अब इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो आपको एक पेस्ट स्पेशल भी मिलेगा। ठीक है, जो काफ़ी कुछ कॉमन भी है और कुछ अलग भी है। सो ऑल फार्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पेस्ट कर रहा है आपको। ऑल यूज़र, सोर्स थीम, ऑल एक्सपोर्ट बाउंड्रीज एंड सो ऑन, कॉलम वेट, ये यहाँ से आप उसको पेस्ट कर सकते हो। फार्मूला, नंबर फार्मूला, वैल्यूज़ एंड द नंबर फार्मूला, ये तक अपन एक्चुअल में ऑलरेडी देख चुके। जो एडिशनल मिल रहा है वो ये चीज़ है और ये नीचे वाली चीज़ है। ट्रांसपोज ऊपर भी था जो मैं बताना मिस कर गया। ये वैल्यू है जिसको मुझे ट्रांसपोज करना है। तो मतलब क्या हुआ, x को y में, y को x में कन्वर्ट कर दो। सो ये x को y में, y को x में कर देगा। यहाँ देखोगे तो C में x और y लिखा है, यहाँ ये वर्टिकल कर देगा। ये जो नंबर्स लिखे थे ये 9872, 9872 ऐसे लिखे थे, ये वर्टिकल कर देगा। 55, 7, 354 करना है वो ऐसे कर देगा। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको करके देख लो। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज सबका। आगे चलें। अगेन आई एम गोइंग फॉर स्पेशल। अब उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देख लेते हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी थी 10। मेरे को ये जितनी भी वैल्यू थी सब में 10 को ऐड करना था, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से 10 को ऐड कर देगा। फिर से करता हूँ, फिर से ध्यान दो आप। ये वाला मैंने कंट्रोल C करके इसको कॉपी किया, उसके बाद जिस सेल्स पे इसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद पेस्ट स्पेशल में गया मैं और इसको मैंने बोल दिया ऐड। ठीक है, ये सब करके देख लो। ऐड, मल्टीप्लाई सिंपल है। एक सिंगल सेल को आपको मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, तो आप इसको यूज़ कर लोगे। अभी मल्टीपल भी दिखाते हैं, पहले सिंगल सेल को मल्टीप्लाई कर लो, अभी मल्टीपल को भी दिखाएंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द
मल्टीपल सेल विद मल्टीपल सेल। इसको ध्यान से देख लो, ये मेरा ये चीज़ है, इसको इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, उसके बाद ये सेल को पेस्ट किया, ये कितना हो जाएगा 5 + 10 15। तो ये पूरे 6 कैरेक्टर ये 6 कैरेक्टर से आके सब ऐड हो गए, बट इसका लेआउट सेम होना चाहिए। कन्वर्टिंग टेक्स्ट डाटा इनटू द एक्सेल शीट फॉर्मेट। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? कन्वर्टिंग द टेक्स्ट डाटा इनटू द एक्सेल शीट फॉर्मेट। ये रिक्वायरमेंट आपके पास बहुत बार आएगी, कई बार डाटाबेस से वैल्यूज आ जाती हैं, कई बार किसी इंटरनेट से कुछ डाटा निकालोगे तो आपका इसी फॉर्मेट में आएगा, तो इस तरह से कई बार आता है। मैंने यहाँ बहुत छोटा सा डाटाबेस बनाया है, एक्चुअली में ये थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का डाटाबेस रहेगा, ठीक है। सो ये मेरे पास कुछ हैं वैल्यूज़, इसको मैं एक्सेल पे लेके कैसे आता हूँ। सो दीज आर माई डाटा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन डाटा पे? ये डाटाबेस में डाटा के फाइल के नाम से है, ठीक है। मैंने एक्सेल खोली, ये मेरी एक्सेल है, मैंने नई फाइल खोल ली, और यहाँ पे वो फाइल कैसे इंसर्ट होगी? एनी आंसर? आई कैन जस्ट सिंपली गो सेलेक्ट दिस, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, ठीक है। अब ये आप देखोगे तो ये सिर्फ A1 सेल पे है, बाकी सेल पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंट फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे डिलिमिटर है या फिक्स्ड विड्थ है? जो अब डाटाबेस से आप लाते हो तो कई बार फिक्स्ड विड्थ का भी आ जाता है, तो बट आई हैव ए डिलिमिटर है। डिलिमिटर मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे हर नाम के आगे मेरे को कॉमा कॉमा मैंने लगा के रखा है, ठीक है। राजकुमार गुप्ता, दीप गुप्ता, लोकेश गुप्ता एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने बोल दिया मेरे पास डिलिमिटर है। डिलिमिटर आपका कुछ भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, सेमीकोलन भी हो सकता है, ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो अब ये पूछता है क्या है, तो मैंने कहा कॉमा है मेरे पास, तो ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर लाइनें खींच देगा, खींच रहा है। सो ऑटोमेटिकली अब मैं नेक्स्ट करूँगा, तो अब ये डाटाबेस का फॉर्मेट पूछ रहा है, डेट है, टेक्स्ट है, क्या है। तो इफ़ यू वांट टू मेक इट टेक्स्ट यू कैन मेक इट टेक्स्ट, अदरवाइज यू कैन से जस्ट फिनिश। अब देखो यहाँ पे राजकुमार गुप्ता आ गया, यहाँ पर दीप गुप्ता आ गया, यहाँ पे लोकेश गुप्ता आ गया, यहाँ अनिल गुप्ता आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। फिर से मैं ये सेलेक्ट करके इस पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो सब एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कॉमा से के बजाय अगर सेमीकोलन किया है या कोई भी कैरेक्टर किया वो डिफाइन कर सकते हो। नहीं है तो फिर आपको ब्लैंक से ही करना पड़ेगा। हाँ, जब आप ब्लैंक से करोगे तो सबको अलग अलग कॉलम पे ले लेगा, या फिर आपके पास फिक्स्ड विड्थ होनी चाहिए। दो ही तरीके हैं उसके। कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, मैंने क्या किया, ये डाटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद गया टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये पूरी की पूरी सेल मैंने सेलेक्ट कर ली इतनी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डिलिमिटर पिछली बार लिया था, अब मैंने डिलिमिटर मेरे को क्या चाहिए, ब्लैंक स्पेस। राज अलग कॉलम पे चला जाएगा, कुमार अलग, गुप्ता अलग। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट, देन स्पेस, ठीक है, टैब और कॉमा हटा दिया। सो ये ऑटोमेटिकली आप देखो तो उसने लाइन उस हिसाब से बना दी है। आई हैव टू जस्ट से नेक्स्ट, फिनिश। सो ये राज कुमार गुप्ता 3 कॉलम में आ गया, दीप गुप्ता, लोकेश गुप्ता, ठीक है। हो जाएगा अभी इजली, हो गया, ठीक है। सो दिस वे मैं कहीं से भी कोई डाटा लाके इस तरह से मैं टेक्स्ट का जो भी डाटा आपके पास आता है वो टेक्स्ट का डाटा से इस तरह का डिफरेंट कॉलम्स में डाटा लेके आ सकता हूँ। अब अपन आगे के टेक्स्ट फंक्शंस हैं, बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट फंक्शंस हैं, उसको कवर करते हैं। से फर्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट फंक्शन इज ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, आगे और पीछे से ब्लैंक स्पेस हटा देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है किसी कैरेक्टर में, कई बार आपको ऐसी ज़रूरत आती है कि आगे और पीछे ब्लैंक स्पेस आ जाता है, तो दैट यू कैन एबल टू रिमूव। देन यू हैव अनदर फंक्शन विच इज़ राइट एंड लेफ्ट। राइट से 3 कैरेक्टर लेने हैं या लेफ्ट से 4-5 कैरेक्टर लेने हैं तो वो आप काट सकते हो, ठीक है। यू हैव अनदर फंक्शन विच इज़ अपर। अपर क्या करेगा, प्रॉपर केस नहीं करेगा, अपर केस करेगा, ठीक है। तो लोअर, अपर एंड प्रॉपर, ये तीनों फंक्शन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वो वर्कआउट करके देता है। तो वी विल स्टार्ट विद द ट्रिम, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने राज में आगे भी एक ब्लैंक स्पेस दिया है, पीछे भी ब्लैंक स्पेस दिया है, इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। सो क्या किया इसने,
राज के आगे की भी ब्लैंक स्पेस हटा दिया, पीछे का भी ब्लैंक स्पेस हटा दिया। नाउ देयर इज वन मोर फंक्शन विच इज़ ए लेंथ। अगर आपको हेल्प लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो। आई हैव टू सर्च क्या है फंक्शन उसका, ठीक है। बट इसकी जब अपन लेंथ देखेंगे तो कितना आएगी वैल्यू 5। 3 ये करेक्टर है, एक आगे ब्लैंक स्पेस है, एक पीछे है। इसकी क्या आएगी 3, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेम वे मेरे को क्या करना है, इसको अपर, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, जहाँ लिखा था उसी के आगे अपर करके लिख दी। जैसे ये है, इसको चेंज करना है तुमको, तो इसी में मैं अपर लिख सकता हूँ। ड्रॉप डाउन करके कॉपी कर लो, वो भी हो जाएगा ना। यहाँ चाहिए ना, इसी के आगे अपर लगा दो। आ तो गया, कैसे आ गया? हाँ अच्छा, वो ऑटोमेटिक उसने कोट्स लगाए। सो अपन अभी इसको यहीं क्लोज करते हैं। थोड़ा सा देख लो आप लोग। 1 इज अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। क्लास को क्लोज करता हूँ।